भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है, जिसे विधानसभा चुनाव कहते हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है। सितंबर माह में 9 सितंबर को प्रोबेबली ये घोषणा हुई है और उसके बाद ये तैयारियां चल रही हैं और दोनों ही प्रांतों में कहें और प्रदेशों में कहें, सरगर्मियां जो है, राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज़ी पर हैं। 15वीं विधानसभा के इलेक्शन अब होने हैं 5 अक्टूबर को। पहले ये जो डेट थी वो 1 अक्टूबर की थी, ये तय हुआ था, और उसके बाद किन्हीं कारणों से ये डेट आगे एक्सटेंड कर दी गई, 5 अक्टूबर को है, और नतीजे आ जाएंगे 8 अक्टूबर। एक बात तो ये, अब सवाल ये है कि इस बार जो हरियाणा की अगर विशेषकर बात करें तो बहुत ही स्थिति जो है वो बहुत, जिसे कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, कुछ जटिल है। हवा का जो परिवर्तन है वो भी कुछ समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो पर हम नहीं जा सकते, हमारे पास इतने साधन नहीं, लेकिन जो हम देखते हैं या पढ़ते हैं अखबारों में, तो उससे लगता है कि कुछ जो हवा का रुख है वो बदला सा नज़र आ रहा है। 3 नवंबर को, आगामी 3 नवंबर को वर्तमान हरियाणा सरकार की जो कार्यकाल है इस हरियाणा सरकार का, वो समाप्त होने जा रहा है। तो लिहाजा अगले नवंबर माह में, आने वाले नवंबर माह में आपने एक नई सरकार इस प्रदेश के लोगों को मिलने वाली है। कौन सरकार बनाएगा, कौन सा राजनीतिक दल सरकार बनाएगा, ये अब निर्भर करता है चुनावों के परिणामों पर। खैर, हम फरीदाबाद के 89 विधानसभा में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक नौजवान है, जिन्होंने 89 से एक अपना कैंडिडेचर जो है, एक एज ए कंटेस्टेंट और एक चुनावी प्रत्याशी के रूप में आवेदन दिया था, और जो हालात नज़र आ रहे हैं तो उनमें लगता है कि वो स्थिति जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा स्पष्ट होने वाली नहीं है, और अंतिम तारीख है वो परसों है। आज मंगलवार है, बुध और बृहस्पति को पूरी है। तो ऐसे में मैं आपको जिनके साथ मिलवाने जा रहा हूँ उनका नाम है सचिन रुपल, ठीक है जी, और ये 81 सेक्टर में रहते हैं, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति जो है 15वीं विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो हरियाणा में क्या चल रहा है, और दोनों ही पार्टियों के, दोनों के अगर तीनों को भी देखें, कश्मकश चल रही है, बहुत ज़्यादा स्थिति को स्पष्ट हो नहीं रही, होनी तो है ही है, लेकिन फिलहाल जो है असमंजस की एक स्थिति बनी हुई है। किसको टिकट मिलने की संभावनाएं प्रबल है, किसकी नहीं मिलने वाली, या क्या होने वाला है क्या नहीं। तो आइए इस मुद्दे पर हम बात करते हैं सचिन रुपल से। तो दर्शकों, हमारे साथ सचिन रुपल जी बैठे हैं। इन्होंने 89 जो है यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ से आवेदन कांग्रेस के लिए किया था, और हम जानना चाहेंगे इनसे कि ये कितना लंबा इनका कांग्रेस का जो संबंध रहा और किस आधार पर इन्होंने आवेदन दिया। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, आज से नहीं, हम कांग्रेस पार्टी से 2007 से जुड़े हुए हैं। विवेश, I have worked with the Congress at different platforms. I started my journey as secretary district youth Congress, और आगे भी पार्टी के साथ काम करने का बहुत मौका मिला। I've been lucky that I got to work with Rahul ji in the Election Commission, New Delhi, and also lately with Priyanka ji in 2019 Lok Sabha elections. तो जी, वक्त के देखते हुए आज ये स्थिति है हमारे फरीदाबाद में भी। हम समझते हैं कि किसी नए चेहरे की ज़रूरत है यहाँ पर, और इन्हीं बातों को नज़र रखते हुए हमने अपना दावेदारी रखी है पार्टी के सामने। आप देखना सामने कैमरे की तरफ। एक बात और है, इस 15वीं जो विधानसभा के चुनाव जो देखने का पिछले सितंबर माह में ही अनाउंसमेंट हुई है डेट्स की जी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो है दोनों ही पार्टियों के लिए, मुख्यतः कांग्रेस और भाजपा है, और विशेषकर इन दो पार्टियों के लिए जो चुनाव लड़ने से पहले अपने उम्मीदवारों का जो चुनाव करना है वो कुछ एक बड़ा एक चैलेंज बन गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लाजमी सी बात है।
अब आने वाला समय हम देख रहे हैं, कांग्रेस का समय है आने वाला, और उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि बहुत लोग इच्छुक हैं, पार्टी उनको मौका पार्टी में कंटेस्ट करने के लिए वो मौका चाह रहे हैं। और यही फ़र्क है बीजेपी और कांग्रेस में। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 90 सीटों के लिए कम से कम कोई 2,500 नामांकन लोगों ने 2,500 से ज़्यादा ही भरे हैं। तो एक बड़ी ऊर्जा है लोगों में, लोग मन बना चुके हैं जैसे कि इस बार बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को इसकी सरकार को लाना है। हम यहाँ की स्थिति की विशेषकर बात करते हैं। हमारे यहाँ पर जो कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज आप फरीदाबाद में पांच कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो क्या स्थिति आप समझते हैं? अब सारों का अगर हम खुलासा करना चाहें, एनआईटी का तो नीरज शर्मा को मिल गया है, और इनके कृष्णपाल गुर्जर जी के जो सुपुत्र हैं, इनकी उम्मीद की जा रही है एनआईटी में उनके विरुद्ध। देखिए, आज उम्मीद है आज शाम तक सारी सीटों पे पार्टी की तरफ से कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, और जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे मैं समझता हूँ सभी विनिंग कैंडिडेट्स हैं, और पिछले के मुकाबले, चुनाव के मुकाबले मैं समझता हूँ पांचों के पांचों हमारे उम्मीदवार विजयी होंगे। अगर हम तिगांव की बात करते हैं तो तिगांव में आप किसको अपना एक ठोस उम्मीदवार कांग्रेस मानती है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर सीट पे बहुत लोगों ने अपने नामांकन भरे हैं, तो मैं समझता हूँ अब ज़्यादा देर तो रही नहीं है, और वेट करते हैं आज शाम तक। सभी काबिल लोग हैं और वेट करते हैं आज शाम तक स्थिति और क्लियर। इन गुजरे 9-10 साल में 19 से लेकर अब तक और उससे पीछे से, तो किस तरह की आप समझते हैं कि खामियां रही सरकार की, जो आज जो है हवा कुछ जो है आप भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा बदली नज़र आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम हरियाणा का इतिहास उठाकर देखें तो फरीदाबाद बीजेपी कभी यहाँ पर सत्ता में नहीं आई है, तो जनता ने, हरियाणा की जनता ने इन्हें मौका दिया, एक बार नहीं 2 बार मौका दिया। प्रदेश में इनकी सरकार है, सेंटर में इनकी सरकार है, बट कहीं ना कहीं लोगों को बहुत निराशा का सामना करना पड़ा। निराशा पर एक बात सामने आई है कि ये अखबार में भी मैं पढ़ रहा था अभी इंडियन एक्सप्रेस में जी, कि जब से इन्होंने पहली लिस्ट अपनी जारी करी 67 की, तभी से रेजिग्नेशन भी आने शुरू हो गए, एक आंतरिक विरोध की भी आवाज़ें उठी भाजपा पार्टी में। और अभी जो आपके सामने ही एक फ़ोन आया है कि हमारे एनआईटी क्षेत्र फरीदाबाद में भी जो कार्यकर्ता हैं, उनमें नाम लूँ या ना लूँ और कोई उसमें नहीं, तो वो भाजपा से रिज़ाइन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो है ये क्या दर्शाती क्या है? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा, प्रदेश की जनता ही नहीं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता और लीडर्स भी समझ चुके हैं कि उनकी कुर्सी खिसक चुकी है। तो अब आप देखिए, आगे आने वाले टाइम में ये रेजिग्नेशन का सिलसिला और ज़्यादा तेज़ होता रहेगा, और बहुत लोग बीजेपी छोड़ के या तो कांग्रेस में आएंगे या फिर उनका साथ छोड़ेंगे। ये समझ चुके हैं वो लोग कि अब इनकी सरकार। ऐसे में आम आदमी पार्टी की कैसी भूमिका रहने वाली है? मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी का फरीदाबाद या हरियाणा की बात करें आप, तो कुछ ज़्यादा जोर नहीं है उनका, और हमारा भी अलायंस का कुछ, हमारी टॉप लीडरशिप की उनसे बातचीत हो रखी थी, बट मैं समझता हूँ वह भी अभी क्लियर तो कुछ नहीं। रूपल जी, ये तो स्थिति रही, आपने बताई कि किन हालात में क्या क्या होने जा रहा है। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और इनमें उम्मीद जो है कांग्रेस वो लगभग अपना जो है एक ठोस निर्णय लेगी, कोई जो भी जैसा भी हो। अब सवाल यह है कि देश की अगर राजनीति पे हम कुल मिला के, क्योंकि एज ए पत्रकार मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नेशनल पॉलिटिक्स में होगा, और हमें चाहिए कि हम कास्ट क्रीड या किसी जैसे हिंदू या मुस्लिम या इसको छोड़ के एक भारतीय, एक एज एन इंडियन, हमें जो कैसी पॉलिटी, कैसी राज व्यवस्था चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
और मैं यहाँ पर आप हमारे लीडर जो हैं श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की है और उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि आपस में सोसाइटी में भाईचारा बढ़े। देखिए बीजेपी का एजेंडा अब हम समझ चुके हैं, ये बंटवारे की राजनीति करती है, आपस में भाई को भाई से बांटती है, धर्म को बंटवारा करती है, तो ये सब चीज़ों से अब समाज उब चुका है। तो आने वाला टाइम आगे भी, और मैं समझता हूँ राहुल जी का बहुत अच्छा मैसेज सोसाइटी में गया है। जैसे कि वो कहते हैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, तो उन्हीं के ही लक्ष्यों को आगे चलाते हुए हमें ये पूरे देश में आगे तो आप फरीदाबाद के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? चलो जो भी टिकट का फेट होगा वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि आपने एक अपने कैंडिडेचर को तो प्रपोज किया ही है ना, तो एज ए अगर आपको टिकट मिल जाए या आप लड़ेंगे एज ए कंटेस्टेंट, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए मैं फरीदाबाद की जनता बहुत समझदार है और उन्होंने 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी वो भी देखी है और अब 14 से 24 तक बीजेपी की सरकार भी देखी। तो कुछ खास कहने की ज़रूरत नहीं है, सब सामने ही है जनता के। किस तरह आज मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है सोसाइटी में, फार्मर्स कह लीजिए, आप स्टूडेंट्स कह लीजिए, आप विमेन इन द सोसाइटी, एवरीबडी फील्स चीटेड। तो लोगों ने मौका दिया बट खरे नहीं उतरे, तो मैं समझता हूँ आने वाला वक्त कांग्रेस का है। तो साथियों, हर एक को अपनी कोई उम्मीद होती है, अपना कोई काम किया होता है किसी के साथ, तो एक हौसला बनता है कि लो मैं भी डिज़र्व करता हूँ और मुझे आगे भी मौका मिलना चाहिए। तो सचिन रुपल जी किस बिना पर इन्होंने आवेदन दिया था 89 कॉन्स्टिट्यूंसी से, और 89 कॉन्स्टिट्यूंसी की जब हम बात करें तो यहाँ पर भाजपा के जो विपुल गोयल जी हैं उनकी टिकट फाइनल हो चुकी है भाजपा की तरफ से, और बहुत एक अगर उनकी उम्मीदवारी की बात करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैंडिडेट हैं। अब इनको चैलेंज करना सच में ही बहुत मुश्किल होगा। ये बात अलग है कि पूरे हरियाणा में क्या हवा चल रही है वो अलग पहलू है, लेकिन एक व्यक्तिगत एक छवि होती है किसी उम्मीदवार की, तो उसको नज़रअंदाज करना भी इतना आसान नहीं होता। तो मैं इन चंद सवालों के साथ मुखातिब होता हूँ सचिन रुपल जी से। तो रुपल जी, आपने जो अपना कैंडिडेचर दिया, जो उम्मीदवारी दी, तो उसका आधार क्या था? नमस्कार जी, आज से नहीं, हम पार्टी में 2007 से मैं पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। मेरी शुरुआत यहाँ फरीदाबाद में, आई स्टार्टेड एज सेक्रेटरी टू डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस, और उसके बाद कई ओहदों पर काम करने का मौका मिला। आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मेरे को राहुल जी के साथ काम करने का भी मौका मिला। आई वर्कड इन इंडियन यूथ कांग्रेस इलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली, और पीछे 2019 चुनावों में प्रियंका जी के साथ यूपी में भी काम करने का मौका मिला। अच्छा जी, तो 15 साल हो गए हैं लगातार पार्टी में काम करते हुए, तो मैं समझता हूँ सही समय है। और फरीदाबाद को भी देखें तो मैं समझता हूँ एक नए चेहरे की यहाँ पर ज़रूरत मैं समझता हूँ। जी, तो इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखे, यानी आपने अपना काम और उनके साथ जो हम ये कहेंगे जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उनके साथ संबंधों का आपने खुलासा किया, नंबर 1। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फरीदाबाद की पांच कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जिसमें एनआईटी है, बड़खल है, फरीदाबाद है, फरीदाबाद का मतलब ओल्ड फरीदाबाद है, और तिगांव और प्लस बल्लभगढ़, ये 5 हैं। अब 5 के बारे में आपका क्या है? मैंने अपनी तरफ से ही कह दिया कि 89 की अगर हम बात करें तो भाजपा का जो कैंडिडेट है और उनका कैंडिडेचर जो है, व्यक्तिगत तौर पे इंडिविजुअली अगर हम देखें तो विपुल गोयल जी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में कहे जा सकते हैं। वोट कब कौन किसको देगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक एक इमेज होती है उसमें अगर हम देखें तो कुछ कहना गलत ना होगा कि वो काफ़ी स्ट्रांग है। जी, देखिए जिनका आपने नाम लिया वो पहले भी विधायक रह चुके हैं फरीदाबाद से,
अगर उन्होंने इतना ही अच्छा काम किया था तो उनकी पार्टी ने उनको दोबारा मौका क्यों नहीं क्यों नहीं दिया? दिया? और मैं समझता हूँ ये कई स्ट्रैटेजी के तहत ये बीजेपी करती है, चेहरा बदलो और लूट चालू रखो। तो दर्शकों, आपने देखा कि 15वें जो विधानसभा चुनाव अब आ रहे हैं और 5 अक्टूबर को वोट डलने हैं, और उसके बारे में किस तरह से उम्मीदवारी, जिस तरह से दावेदारी ठोकी जा रही थी, और क्या जो अंतिम जो एक चित्र है जो सामने आएगा उम्मीदवारी का, वो अब आज शाम तक लगभग क्लियर हो जाएगा। ये तो स्थिति है हरियाणा की, और हरियाणा में भी हम खास तौर पर बात कर रहे हैं फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद के जो हेडक्वार्टर है उसकी अगर हम बात करें तो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है। एनआईटी है, बड़खल है, ओल्ड फरीदाबाद है, तिगांव है और बल्लभगढ़ है। तो ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग उम्मीदवार हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं, दावेदारी खूब है, और हवा का जो रुख है हमने बता दिया मोटे तौर पर, कुछ कुछ बदला नज़र आ रहा है। और देखो, बाकी सब कुछ वक्त के हाथ में है, लोगों की अपनी जो है एक सोच है, क्योंकि जिताना जो है, बड़े बड़े पंडित हैं वो अपने फोरकास्ट कुछ भी करते रहें, लेकिन जिताना किसने है? जिताना लोगों ने है, लोगों ने अपने मतदान पर। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब लोग अंदर से बदलाव का मन बना लेते हैं तो उस वक्त फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। खैर, आज के जो हमारे साक्षात्कार कहें, जो बातचीत कहें, उसमें फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।